वेलकम बच्चा लोग, आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल में। आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम लोगों ने इसके ऑलरेडी एक पार्ट बनाए हुए हैं। उस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। उसमें सेल को डिस्कवर किया हुआ है, मतलब सेल के बारे में समझा हुआ है, डिस्कवरीज ऑफ सेल के बारे में समझा हुआ है। उसमें हम लोग सेल थ्योरी के बारे में देखा है। साथ ही हम लोगों ने उस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सेल के बारे में देखा है। उसी टाइप ऑफ सेल से हम लोग इस पार्ट में आगे देखेंगे। तो इस पार्ट को देखने से पहले अगर आपको चाहिए कि आप पिछले पार्ट को देख लेना चाहिए आपको, ताकि चीज़ें जो हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो सभी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ये क्लासेस जो है सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो क्लास 9 में पढ़ते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इन्वॉल्व हैं तो भी आप इस चैप्टर को देखो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। तो बच्चों आते हैं, क्लास को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे, किसी भी तरीके का कहीं डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप डेफिनेटली जो है मेरे को कमेंट बॉक्स पे आके बताओ कि सर मेरे को डाउट रह गया इस पॉइंट पे। मेरी तरफ से मैं अपना 110% देने वाला हूँ। अगर आपको डाउट होते हैं तो प्लीज़ आके मेरे को बताओ, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो एज़ पर योर चॉइस, ठीक है, सब्सक्राइब करो। अब आते हैं बच्चा टाइप ऑफ सेल में कि टाइप ऑफ सेल्स होता क्या है ना। तो ये जो टाइप ऑफ सेल है ये ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। तो इनमें देखो बोला गया है कि सेल जो है दो पार्ट में क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला तो प्रोकैरियोट्स होता है, दूसरा यूकैरियोट्स होता है। ठीक है बच्चा, तो प्रोकैरियोट्स समझेंगे हम लोग पहले कि प्रोकैरियोट्स हो गए। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो थोड़े प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव, प्रो से आप याद रख लो पुराने तरीके के, है ना, तो प्रिमिटिव होते हैं। और यूकैरियोट्स बच्चा, यूकैरियोट्स कैसे होते हैं, तो वो न्यू काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, न्यू टाइप ऑफ सेल्स। अब प्रोकैरियोट्स को हम देखते हैं तो इनमें क्या होता है, इनकी खासियत ये थी कि ये थोड़े अनडिफाइंड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, है ना। इनमें अनडिफाइंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते थे, किन्हीं किन्हीं सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते थे, इनमें सेल ऑर्गेनल्स जो है ना एब्सेंट होते थे। इसी तरह से यूकैरियोट्स में क्या होते थे, जैसा कि सेल ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ पहले पार्ट में, तो आप प्लीज़ आप उस वीडियो को देखो और क्लियर करो कि छोटे छोटे आगे भी चीज़ें बताई जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। तो आप इस पार्ट से भी स्टार्ट करोगे ना तो आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। यूकैरियोट्स होते हैं बच्चे न्यू काइंड ऑफ सेल्स, जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होते हैं, वो प्रॉपर अपना फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, उनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, प्रॉपर तरीके से मेम्ब्रेन भी उनमें अवेलेबल होते हैं। तो इन चीज़ों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं और इन चीज़ों को यूकैरियोट्स कहते हैं। अब इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको इनके डिफरेंसेस को देखना पड़ेगा। अब हम उन्हीं चीज़ों पे आते हैं, डिफरेंसेस पे, ठीक है। चलो, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बच्चा, उनमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, देख लो आप यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। सोचो आप, एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिए कि ये मेरा ये जो है एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर कोई कवरिंग ही नहीं है बच्चा, तो जितने भी तरह के ये प्लाज्मा जो भी कुछ मटेरियल होंगे सेल के अंदर आराम से एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो जब सेल के अंदर हर एक चीज़ का एंट्री एग्जिट हो सकेगा तो वो कैसे प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। अब इसको एग्जांपल से बताते बच्चा। आपका घर है, आपके घर में हर कोई भी आदमी आएगा और कोई भी आदमी जाएगा, मतलब कोई रोक टोक नहीं, जो आया पूरे गांव के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई अति नहीं। तो वो घर नहीं होता बच्चा, वो धर्मशाला होता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते। तो सिंपल सी बात है, और अब वो घर की तरह फंक्शन ही नहीं करेगा। वो एक ऐसे होता है ना कि जैसे कोई होटल खोला हुआ है तो कोई आ रहा है जा रहा है, उस तरीके से नहीं होता है। तो सेल के अंदर सेल को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए, या न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को प्रॉपर तरीके से फंक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए, जो कि वो अपने आप को एक कवरिंग करेगा। मेम्ब्रेन एक कवरिंग तरीके की तरह होता है जो अपने अंदर जितने भी तरह की चीज़ें हैं, जितने भी तरह के फंक्शन हैं, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से फंक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये होता है बच्चा। तो इनमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि पुराने तरीके थे तो इनमें मेम्ब्रेन नहीं होता था, ठीक है, अनडिफाइंड तरीके से। अगर होता भी था किन्हीं किन्हीं में तो अनडिफाइंड तरीके से पड़ा होता है, टूटा फूटा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है बच्चा। इनमें आप क्या देखोगे
यूकैरियोट्स में आप क्या देखोगे, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इवन हर एक ऑर्गेनल्स के प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते थे। ठीक है, अब आगे आते हैं बच्चा, अब आगे समझते हैं। न्यूक्लियोलस इनमें एब्सेंट होता था। देख लो आप, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता था, इनमें न्यूक्लियोलस क्या होते थे, प्रेजेंट होते थे। अब आप समझोगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़े से कॉन्साइज करके बताऊंगा, क्योंकि आगे भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो मैं जितने हो सके ना उतने कॉन्साइज करके बस आपकी समझ में बिठा देना है कि देखो बच्चा, न्यूक्लियोलस होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आप न्यूक्लियस मान लो, इसको न्यूक्लियस मान लो न्यूक्लियस ऐसा ही होता है सेल के अंदर। अगर आप पूरे डिटेल में चाहते हो तो फिर मैं दिखा देता हूँ। ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ना आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये आपके न्यूक्लियस के 25% स्पेस को कवर करता है अंदर में। अब देखो बच्चा, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, इसी तरीके से न्यूक्लियोलस को कहा जाता है कि इट इज द ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का ब्रेन है ये। ठीक है, तो मेन जो प्रोमिनेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा, तो न्यूक्लियोलस करेगा। क्लियर बच्चा, किसी तरह का कोई डाउट? चलिए, बस इतना से जानना है कि 25% स्पेस कवर करता है, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है, और ये मेन फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें जो इनका जो सबसे खासियत होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन में आप रख लो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, बस इतना जान लो, आपके लिए अभी मोर देन सफिशिएंट है। पहला बात, 25% स्पेस कवर करता है, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम न्यूक्लियस करता है। ये प्रोकैरियोटिक्स में होते ही नहीं थे, और ये यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होते थे। ठीक है, अब देखो बच्चा, इनमें सिंगल क्रोमोजोम होता है, और इनमें सिंगल और मल्टीपल क्रोमोजोम दोनों होते थे। इट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोजोम, यूकैरियोटिक्स में सिंगल और मल्टीपल क्रोमोजोम दोनों होते थे। क्रोमोजोम क्या होता था, क्रोमोजोम समझो कि क्रोमोजोम के बारे में हमको ऑन डिटेल पढ़ना है बच्चा, मैं हर चीज़ों के बारे में यहाँ ब्रीफ में बताऊंगा, छोटे कॉन्साइज करके, कि क्रोमोजोम होते हैं जो आपके जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ले जाते हैं। आप इतना समझो, क्रोमोजोम जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट्स से चिल्ड्रन में लेके जाते हैं। तो इनमें प्रोकैरियोटिक्स में सिंगल होते थे, यूकैरियोटिक्स में मल्टीपल होते थे। अब इनमें जो रिप्रोडक्शंस होता था बच्चा, वो आसेक्सुअल होता था। अब आप बोलोगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस, ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस where single organism participate। रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही पार्टिसिपेट करता है, मतलब मदर फादर वही रहेगा, डिवीजन के दौरान वो क्या करता है, 2 बच्चों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चा। लेकिन यूकैरियोटिक्स में आपको असेक्सुअल भी मिलेगा, और 2 ऑर्गेनिज्म भी पार्टिसिपेट करके एक चाइल्ड का बर्थ करते हैं, है ना। ह्यूमन यूकैरियोटिक्स के एग्जांपल्स होते हैं हमारे, हमेशा पेरेंट्स के, मतलब एक फीमेल एक मेल के कंपोजिशन से ही एक बच्चा का जन्म होता है। ठीक है, इनमें असेक्सुअल भी होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि यूकैरियोटिक्स में असेक्सुअल नहीं, यूकैरियोटिक में भी असेक्सुअल होते हैं, और दोनों ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करके भी करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो यूकैरियोटिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम यूनिसेलुलर एग्जाम्पल्स जो है ना, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं, और ऑफन मल्टीसेलुलर जो जितने भी होंगे वो यूकैरियोटिक्स में आएंगे। ओके, हम लोग इनके बारे में जानते हैं। अब देखो बच्चा, हमने क्या बोला था कि मेम्ब्रेन अनडिफाइंड, मेम्ब्रेन नहीं होते, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते थे ना उनके मेम्ब्रेन नहीं होते थे, किन में, प्रोकैरियोटिक्स में। तो यहाँ पे बोला गया मेम्ब्रेन बॉन्ड जो होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन ही नहीं होते थे, तो एंट्री एग्जिट का कोई मसला ही नहीं है। जैसे नहीं बोला कि किसी का घर है, उस घर में अगर सभी लोग आ जा रहे हैं तो घर नहीं, धर्मशाला हुआ, वो होटल टाइप से हुआ, तो उसको घर मत को। घर ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर फैमिली वाले लोगों का एंट्री एग्जिट होता है, आते हैं मेहमान आते हैं तो उनको बाहर के कमरे में बैठाया जाता है, तो वो मकान होता है, वो घर होता है हमारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं,
प्रॉपर तरीके से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो किस में होंगे, मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होंगे, मतलब उनका अपना काम में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। अगर लाइजोसोम जो है इस तरह के एंजाइम का कलेक्शंस कर रहा है जिससे कि किसी दूसरे को जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके, तो वहाँ पे कोई दूसरा चीज़ एंट्री नहीं करेगा। दूसरा चीज़ एंट्री करेगा तो फिर वो उसका जो एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन ही नहीं करेगा, या फिर वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं चला जाएगा। तो ये समझना है कि सभी अपने अपने जगह पे सेपरेट होते थे, उनमें अपना मेम्ब्रेन होता था ताकि किसी अदर के काम में ये इंटरवेंशन ना करे। ठीक है बच्चा, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का भी एग्जांपल्स यहाँ पे दे दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने डबल लेयर मेम्ब्रेन से आएगा, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। डबल लेयर मेम्ब्रेन से आता है तो वो अपने जो भी एनर्जी को स्टोर करके रखते थे वो अंदर रखते थे। और सोचो इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ही नहीं रहे, मेम्ब्रेन अनडिफाइंड तरीके से पड़ा रहे प्रोकैरियोटिक्स में, तो वो क्या होंगे, सब कुछ आएंगे तो उनके एनर्जी को लेके भी तो चले जाएंगे, अंदर जाएंगे निकल के बाहर निकलेंगे, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो यूकैरियोटिक्स में आप ऐसे समझ लो कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते थे, सभी मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होते थे, बॉन्डेड होते थे, पूरा पैकेजिंग के साथ रखा जाता था। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में ऐसा था ही नहीं, ये धर्मशाला की तरह था, एंट्री एग्जिट फ्री। चलिए इनमें जो सेल डिवीज़न होता था बच्चा, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इनमें सेल डिवीज़न क्या होता था, बाइनरी फिजन के थ्रू होता था। ये बाइनरी फिजन क्या होता है, तो बाइनरी फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जिनमें सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें क्या होता है, पेरेंट सेल जो होते थे इनमें असेक्सुअल होता था, आप समझो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। इनमें जो है पेरेंट सेल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इनमें पेरेंट सेल क्या होते थे, डिवाइड हो जाते थे। ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाते थे किसमें, तो टू आइडेंटिकल चिल्ड्रंस में, टू आइडेंटिकल चिल्ड्रंस में बेसिकली पेरेंट सेल डिवाइड हो जाते थे। ठीक है, आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। लेकिन यूकैरियोटिक्स में जो सेल डिवीजन होता था बच्चा, वो माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस होता है। ये माइटोसिस मियोसिस क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। माइटोसिस एंड मियोसिस भी सेल डिवीजन का ही पार्ट है, लेकिन माइटोसिस के केस में यहाँ समझो आप, माइटोसिस हो गया ये, एंड देन ये मियोसिस हो गया। माइटोसिस भी क्या करता है, सेल डिवीज़न ही करता है, और मियोसिस भी क्या करता है, सेल डिवीज़न ही करता है। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, तो जब सेल डिवीज़न होगा किसमें, माइटोसिस में, तो जब माइटोसिस सेल डिवीज़न करेगा तो इनमें जो पेरेंट्स सेल से जो दो चिल्ड्रंस पैदा लेंगे तो इसमें टू चिल्ड्रंस ही बनते हैं माइटोसिस में, दो चिल्ड्रंस। और इन दोनों चिल्ड्रंस में क्रोमोजोम जो होते हैं बच्चा, क्रोमोजोम आर सेम एज पेरेंट्स हैज़। जितने क्रोमोजोम उनके पेरेंट्स के पास होंगे उतने ही क्रोमोजोम उनके दोनों बच्चों के पास भी होंगे। ठीक है, इनमें क्या होता था, सेल डिवीज़न के साथ मियोसिस में 4 चिल्ड्रंस बनते थे इनके डिवीज़न पे, और इनमें जो क्रोमोजोम प्रेजेंट होता था ये आधे आधे होते थे, हाफ क्रोमोजोम प्रेजेंट, आप समझ लो, हाफ क्रोमोजोम प्रेजेंट एज पेरेंट्स हैज़। जितने क्रोमोजोम उनके पेरेंट्स के पास होते थे उनके आधे उनके बच्चों के पास होते थे। तो आप ऐसा समझ लो, आधे मतलब हर एक बच्चों के पास आधे आधे होते थे। इनमें भी क्या होता था, जितने पेरेंट्स के पास है तो जितने क्रोमोजोम पेरेंट्स के पास है उनके पहले बच्चे के पास भी उतने होंगे, उतने दूसरे बच्चे के पास भी होंगे, उसको माइटोसिस कहेंगे। इनके एग्जाम्पल्स में देख लो आप, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। इनके एग्जाम्पल्स में फंगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, इवन अस, हम लोग ह्यूमन बींग सभी आएंगे। आई होप जो है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक्स के बीच में डिफरेंस जाना कि ये पुराने तरीके के होते हैं, यूकैरियोटिक नए तरीके के होते हैं। इनमें अनडिफाइंड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें इवन सेल ऑर्गेनल्स के अनडिफाइंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो होता है इनमें डिफाइंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इवन प्रोकैरियोटिक्स में ऑर्गेनल्स एब्सेंट हुआ करते थे, यूकैरियोटिक्स में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हुआ करते थे। इनमें न्यूक्लियस दिखा दिया गया, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जो कि ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, 25% ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इनमें क्या होता था, क्रोमोजोम सिंगल होते थे, लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्रोमोजोम कैसे होते हैं, मल्टी क्रोमोजोम प्रेजेंट होते थे, सिंगल क्रोमोजोम भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब आते हैं कि इनमें जो रिप्रोडक्शंस होता था वो असेक्सुअल होता था, है ना।
और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता था असेक्सुअल भी होता था, दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेशन करके भी सेक्सुअल होता था इनमें, ठीक है। इनमें क्या होता था, ये यूनिसेलर के अंदर आते हैं, ये मल्टीसेलर के अंदर आते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, जैसे बोला ना अनडिफाइंड, मतलब वो मेम्ब्रेन बॉन्ड इनमें एब्सेंट होता था, इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रेजेंट होते थे। जितने भी सेल हैं उनको मेम्ब्रेन से प्रॉपर कवर किया जाता था। इनमें सेंट्रोइल जो बच्चा, सेंट्रोइल क्या होता है, एब्सेंट होता है, इनमें सेंट्रोइल प्रेजेंट होता है। अब जो ये सेंट्रोइल है ना, आई थिंक सेंट्रोइल छूट गया था, तो फिर मैं फिर से यहाँ बताता हूँ सेंट्रोइल क्या होता है एक्चुअल में। तो सेंट्रोइल जो है ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सी फॉर सेंट्रोइल, सी फॉर आप याद रखो कि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है। सेंट्रोइल कैसा होता है, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है। अब सेंट्रोइल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है, इसका मेन काम क्या होता है, तो डिवीज़न में हेल्प करना। डिवीज़न मतलब सेल डिवीज़न में हेल्प करने का काम होता है, हेल्प इन सेल डिवीज़न, ठीक है। सेंट्रोइल का मेन काम सेल डिवीज़न में हेल्प करना होता है। किसी इनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होते थे, यूकैरियोटिक्स में, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते थे। एनिमल सेल में बच्चा दो सेंट्रोइल्स हुआ करते थे, टू सेंट्रोइल्स। एनिमल सेल में दो सेंट्रोइल प्रेजेंट होते थे, ठीक है। ये आपके कहाँ होते थे, तो नियर बाय ऑफ न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना, ये नियर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, नियर ऑफ न्यूक्लियस। बट ये विजिबल नहीं होंगे। ये विजिबल कब होंगे, तो आफ्टर डिवीज़न। ये विजिबल कब होंगे, तो आफ्टर डिवीज़न विजिबल होंगे। तो इनमें प्रोकैरियोटिक्स में सेंट्रोइल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में सेंट्रोइल प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता था, सेल डिवीज़न होता था बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूज़न। हम लोग बाइनरी फ्यूज़न समझ चुके हैं। और इनमें जो सेल डिवीज़न होता था वो माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता था। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो आई होप इनके डिफरेंसेस को आप समझ चुके होंगे। अब आगे चलते बच्चा, अब आते हैं हम लोग एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के डिफरेंसेस के बारे में। तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के डिफरेंसेस के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके फिगर के बेसिस पे एनालिसिस कर लेते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे मैंने दो फिगर दिया हुआ है जिसमें प्लांट सेल दिखाया गया है और एनिमल सेल दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे एनिमल सेल्स और ये प्लांट सेल्स। अब हम समझते हैं बच्चा कि देखो ये जो है ना, ये साइटोप्लाज्म है। आप देख लो साइटोप्लाज्म कहाँ पे, इस पार्ट को दिखाया गया है कि दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म, है ना। सेल के अंदर जितने भी लिक्विड टाइप मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनको साइटोप्लाज्म कहते हैं। चीज़ें क्लियर हो। और साइटोप्लाज्म में ही सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ना वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चा, एनिमल सेल का हम लोग देख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्या सबसे बाहर का कवरिंग। ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये समझ लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो येलो येलो दिख रहा है बाहर का, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है कि इस पार्ट को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस पार्ट को देखो बच्चा, ये पार्ट जो है ना, ये आपका क्या है, तो ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ होता, तो ये अंदर पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता बच्चा, छोटा सा, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के पास में ही इस तरीके का शेप बना हुआ है ना। ये क्या है आपका, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है बच्चा, ठीक है। एक मिनट सॉरी तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो हो जाता है मेरा RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम इस चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सो नो वरी। अभी मैं भी सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनमें लाइसोसोम होता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बच्चा, वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के नज़दीक में होता है। और कहाँ, तो इंडोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साइड बाहर में भी होते हैं, तो यहाँ पे दिखा दिया गया, ठीक है। तो राइबोसोम ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं इसको। तो यहाँ पे प्रोटीन बनता है। अब आते हैं बच्चा, देखो गोल्गी एपर्चस। गोल्गी एपर्चस का दूसरा नाम आप जानते हो कि इसको गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। तो दिस वन इज़ द गोल्गी बॉडी, दिस वन इज़ द गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये आपका फिर से आ गया, देख लो आप, है ना। ये क्या है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पावर हाउस। मैंने आपको सब चीज़ दिखा दी है कि कौन चीज़ें कहाँ हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट सेल में भी देख लो आप, जो आपको पढ़ने हैं मैं उन्हीं को दिखाऊंगा। देखो ये क्लोरोप्लास्ट है ना,
जो कि लीव्स में होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस। वैक्यूल्स देख लो, है ना। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मतलब ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है। फिर गोल्गी एपर्चस, जिसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। यहाँ पे सेल वॉल मिलेगा बच्चा, ये सेल मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल में आप देखोगे कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सा हो जाता है, तो सेल वॉल हो जाता है। आप यहाँ से इंडिकेटर से देख सकते हो, सेल वॉल है। इसके अंदर, सेल वॉल के अंदर होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम इन चीज़ों के बारे में बहुत ऑन डिटेल पढ़ेंगे, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइटोस्केलेटन, ये दिखाना चाहता हूँ मैं। कभी कभी किसी जगह पे पढ़ा दिया जाता है, तो साइटोस्केलेटन बेसिकली आपके क्लासेस में है नहीं, फिर भी ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन का मेन जो काम होता है, ये पढ़ना भी आगे नहीं है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या करता है, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। शेप एंड सपोर्ट ऑफ द सेल, सपोर्ट ऑफ सेल। ठीक है बच्चा, ये क्या करता है, शेप एंड सपोर्ट, और वैक्यूल्स के फॉर्मेशंस में हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स। मतलब वैक्यूल्स कौन सा, ये जो बड़ा सा अंडा जैसा दिख रहा है ना, ये वैक्यूल्स होता है। ये स्टोरेज करने का काम करता है, स्टोरेज शैक होता है, पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने दिखा दिया, अब इनके बारे में डिफरेंसेस आप समझ लो, यहाँ से चीज़ें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखो बच्चा, जो सेल वॉल होता है, एनिमल सेल, ये आपका एनिमल सेल हो गया, ये आपका प्लांट सेल हो गया। प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा था कि प्लांट सेल में फिगर में दिखाया था कि ये हो गया आपका प्लांट सेल, और प्लांट सेल के जो बाहर होता है इस तरीके का बाहर होता है, तो ये जो बाहर वाला है वो सेल वॉल हो गया, और जो अंदर वाला है वो क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर। तो इसका आउटर मोस्ट कवरिंग, अगर आउटर मोस्ट कवरिंग कहा जाए तो प्लांट सेल का सेल वॉल है, और इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ये सेल मेम्ब्रेन होगा। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, इनमें सेल वॉल होगा। ठीक है, तो इनमें एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होते हैं बच्चा, एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड भी देखो इनमें एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड, इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के जब डिफरेंसेस पढ़ोगे तो आपको कुछ सिमिलरिटीज़ मिलेगी, कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी मिलेगी। तो देखो इनमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड क्या होता है बच्चा, तो प्लास्टिड समझ लो कि प्लास्टिड आपका लीफ में पाया जाता है, और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में ये वही प्लांट है बच्चा, ये वही प्लास्टिड है जो क्या क्या कैरी करता है, तो ये क्लोरोफिल कैरी करता है। ये आपका क्लोरोफिल कैरी करता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली ये प्लांट सेल में मिलेगा, तो इसीलिए वो प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोइल की बात करते हैं बच्चा कि एनिमल में सेंट्रोइल जो है वो प्रेजेंट होता है, बट प्लांट में सेंट्रोइल जो है वो एब्सेंट होता है। अब सेंट्रोइल के बारे में आपको समझना है कि बता चुके हैं मैं ऑलरेडी कि सेंट्रोइल जो है बेसिकली क्या करता है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है ना, वो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। सेंट्रोइल कैसा होता है, तो आपको पता है कि इट इज़ लुक्स लाइक ए सिलेंडर, ये सिलेंडर की तरह होता है। क्लियर है बच्चा, इनमें एब्सेंट होता है सेंट्रोइल। अब आगे बढ़ते हैं, गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं इसमें, इनमें गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, बट उन गोल्गी बॉडीज़ को जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं इसको डिक्टोसम कहते हैं। ठीक है बच्चा, डिक्टोसम नाम अलग कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैक्यूल्स की बात करते हैं, तो एनिमल सेल में वैक्यूल तो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ टोटली एब्सेंट लिख दिया है लेकिन प्रेजेंट होते हैं, किन्हीं किन्हीं में नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट होते हैं ना तो वो कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज में रहेंगे, छोटे छोटे। और वैक्यूल्स की बात करते हैं इनमें तो प्रेजेंट होते हैं और वो लार्ज साइज में होते हैं। मैंने दिखाया था ना अभी कवर करके कि वो अंडे की तरह दिख रहा है, तो वो लार्ज साइज में अवेलेबल होते हैं। क्लियर बच्चा। अब आते हैं सेंट्रोसम, तो एनिमल में सेंट्रोसम कैसे होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसम एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंट्रोइल्स का ही पार्ट होता है बच्चा। ठीक है, चलिए, और इनमें जो सेंट्रोसम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये टोटल डिवीज़न है, मतलब इनमें जितने भी कुछ पढ़े हैं हम लोगों ने,
कि एनिमल सेल प्लांट्स में तो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किन्हीं में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं तो किसी में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड प्लांट में होगा, पीएल ध्यान रखना ट्रिक वाइज, पीएल से प्लांट में होगा, इसमें एनिमल में एब्सेंट होगा। सेल वॉल इसमें अगर एब्सेंट है तो सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होगा। सेंट्रॉयल अगर यहाँ प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। सेंट्रॉयल किस में होता है, एनिमल में होता है, बस इतना रखना। सेंट्रॉयल एनिमल में ही होगा और प्लांट में नहीं होगा। गोल्गी की बात करो तो गोल्गी प्रेजेंट होते हैं उनमें, गोल्गी उनमें प्रेजेंट होते हैं, मगर उनका नाम क्या होता है, डिक्टोसम होता है। वैक्यूल्स इनमें होते हैं मगर छोटे साइज में होते हैं। वैक्यूल्स उनमें होते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। सेंट्रोसम इनमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। सेंट्रॉयल जिनको कहा कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो सेंट्रोसम इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें सेंट्रोसम क्या होता है, एब्सेंट होता है बच्चा। आई होप इनके डिफरेंसेस से आपको चीज़ें क्लियर हो। अगर थोड़ी बहुत भी डाउट रह जाता है तो मैं यहाँ से आपकी क्लियर करता हूँ डाउट को। थोड़ा बहुत भी अगर डाउट हो, बहुत तेज़ी से करूँगा। देखो ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है बच्चा सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में है। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे आप देख लो तो ये सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग है, अंदर है। इसके सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो जाएगा, सेल वॉल। तो जब भी प्लांट और एनिमल लिखो तो प्लांट में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा सेल वॉल हो जाएगा। एनिमल में आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाएगा वो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, है ना। सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट में सेल मेम्ब्रेन हो जाता है। इनमें सेल वॉल होता ही नहीं, इनमें जो है ना प्लांट में सेल वॉल की बात करो तो ये होता ही नहीं है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। तो इनमें देखो सिमिलरिटीज़ कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा इनमें, आपको दोनों मिल रहा है, रफ एंड स्मूथ मिल रहा है ना, वही बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा इसमें, राइबोसोम में सिमिलरिटीज़ मिलेगा आपको, न्यूक्लियोलस भी मिलेगा दोनों में, है ना। न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियोलस भी मिलेगा, डीएनए वगैरह सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा आपको, है ना। सेंट्रोसम की बात करते हैं तो सेंट्रोसम किस में होता है बच्चा, सेंट्रोसम इसमें होता है, आपको पता है। सेंट्रोसम, सेंट्रॉयल, है ना, इनमें सेंट्रॉयल या सेंट्रोसम क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर, चीज़ें क्लियर है बच्चा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम इनके डिफरेंसेस पे हम ऊपर से देख के टैली करके आराम से चीज़ें समझ सकते हैं। अब चलते हैं बच्चा आगे। यहाँ पे देखो दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट, है ना। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, न्यूक्लियस दिखाया गया, वन बाय वन सबको अलग अलग करके दिखाया गया है। तो यहाँ से आप चीज़ों को और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हो। मैंने 2 फिगर डाले हुए हैं। अब आते हैं बच्चा डिफ्यूज़न। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं क्योंकि ये डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, है ना, एंडोसाइटोसिस, ये चीज़ें जब आप पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें बड़ा ही बेहतर ढंग से आगे समझने में आसानी होगा। तो डिफ्यूज़न हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चा। डिफ्यूज़न क्या कहलाता है, तो डिफ्यूज़न कहलाता है गैसियस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन through cell membrane in cell is called diffusion। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। ये आपका फॉर एग्जांपल इसको आप मान लो कि ये सेल है, सेल हो गया। अब इस सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का एंट्री होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन एंट्री होने के बाद ही आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद आपका एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन का एंट्री होता है सेल में, है ना। और जब ये एनर्जी फॉर्म हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस सेल्स के अंदर से बाहर किया जाता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर और बाहर होना सेल में, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसी को आप क्या कहते हो बच्चा, इसको डिफ्यूज़न कहते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। तो देखो अंदर बाहर क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। किसके थ्रू से होगा, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से होगा। और इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, तो डिफ्यूज़न कहा गया है ना। चलिए बच्चा, यही सेम चीज़। और ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस हमेशा आपको पता है कि जब भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो हमेशा कैसे होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। आप इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि बाहर जब गैसियस बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। सेल के बाहर
जब हाई कॉन्सेंट्रेशन जैसा सिचुएशन डेवलप होगा और सेल के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, या इन केस कि बाहर अगर लो हो गया और अंदर हाई हो गया तो ये हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चा, इसी को कहते हैं, इसका हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। इवन आपके सराउंडिंग में आपके इन्वायरमेंट में गैसियस का एक जगह से दूसरे जगह जो बहना होता है, ब्लो करना होता है, तो ये हमेशा कैसे होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो। अब आते हैं बच्चा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को भी वैसे ही समझो कि ये आपका सेल है, ठीक है, सेल के अंदर लिक्विड पार्ट्स का अंदर जाना और लिक्विड पार्ट का बाहर आना, ठीक है, वाटर का, ये पूरे केस में सिर्फ वाटर का, तो वाटर का अंदर जाना और बाहर जाना ये आपका ऑस्मोसिस कहलाता है। किसके थ्रू जाएगा, तो किसके थ्रू जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। तो आप लिख सकते हो द मूवमेंट ऑफ वाटर ना थ्रू सेल मेम्ब्रेन in cell of high concentration to low concentration is defined as osmosis। मैंने इस पर मेंशन कर दिया बच्चा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो आप ध्यान रखोगे ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये हमेशा इस केसेस में भी लिक्विड का सेल्स के अंदर बाहर होना हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से। अगर ये हाई बाहर है, अगर ये आपका हाई अगर बाहर है और अंदर लो है, तो ये जो फ्लो होगा लिक्विड का बाहर से अंदर की तरफ होगा। अगर इन केस आपका अंदर हाई हो गया और बाहर लो है, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर, अंदर से बाहर, मतलब हाई टू लो जाएगा। तो दिस इज ऑस्मोसिस बच्चा। तो वही बोला गया द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, किसके थ्रू जाएगा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करेगा, क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉलो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोलिसिस, ठीक है। सेम चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया, बता दिया है। चलिए बच्चा, अब जो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस में हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन की जो बात कर रहे थे, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 3 पार्ट में क्या, तो पहला होता है हाइपोटोनिक, है ना, दूसरा होता है हाइपरटोनिक एंड तीसरा होता है आइसोटोनिक। जैसे बच्चा फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये आपका एक क्या हो गया, सेल हो गया, मान लो इसका ये सेल हो गया आपका। अब इस सेल के अंदर अगर बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफ़ी हाई हो गया, तो ये किधर जाएगा, ये अंदर की तरफ जा रहा है, और ये प्रोसेस को नाम दिया गया है। फिर इसी तरीके से अगर अंदर का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई हो गया है, तो ये क्या गया है, बाहर की तरफ ये जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन को एक नेमिंग से फ्रेम किया गया है, मैं सब बता रहा हूँ अभी, ठीक है। कभी सिचुएशन ऐसा हो कि अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो रहे वो इक्वल टू बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, अंदर और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, इसका भी एक नाम दिया गया है। यही तीनों है। ये अंदर से जब बाहर जाएगा तो एक नाम, बाहर से अंदर जाए तो एक नाम, और फिर अंदर से बाहर जाए तो ये दूसरा टाइप हो गया, और दोनों तरफ बराबर रहे तो इसको तीसरा पार्ट कहा गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चा। आप एक बात बताओ, आपको याद करने के लिए मैं सबसे पहले हाइपरटोनिक से चालू कर रहा हूँ। हाइपरटोनिक सिचुएशन क्या होता है, आप खुद को मान लो कि आप एक खुद सेल हो। जब आप गुस्से में होते बच्चा, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो तो आप भरे पड़े हो अंदर से। अब आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसको आप सुना सको, तो आप जब गुस्से में होते हो तो किसी को भी अनाप शनाप बक देते हो और सामने वाला सुन लेता है। तो ये कैसे होता है, हाइपरटोनिक का। इसका मतलब जब सेल जो है इसके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या करेगा, ये भरा पड़ा है, बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन जैसे पाया ये सब बाहर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सिचुएशन। क्लियर है। हाइपर का उल्टा होता है बच्चा हाइपोटोनिक। क्यों, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे अगर यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के अंदर खुद लो कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर वाला भरा पड़ा है,
जैसे कि आप बहुत शांत हो, आपने कोई गलती की तो ऑब्वियसली शांत हो, आपके पेरेंट्स जो है ना वो खूब गुस्से में हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको खूब सुनाएंगे उस वक्त, है ना, क्योंकि वो भरे पड़े हैं और तुमको जो मन में आए वो सुनाएंगे। तो सेम बाहर से जब आपको दिया जाए, है ना, हाई टू लो जाए, बाहर हाई हो और अंदर लो हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका हाइपोटोनिक। ठीक है बच्चा। और दोनों बैलेंस हो, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, शांति हो घर में, तो समझ लो वो आइसोटोनिक है। मतलब इसके पास जितना चाहिए, जितना कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर वाले में भी उतना है। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जब इक्विवेलेंट हो, बराबर हो, तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक। आई होप बच्चा चीज़ें समझ में आया हो। नहीं समझ में आता है तो खुद को देखो, जब आप गुस्सा करते हो तो आप मम्मी पे चिल्लाते हो, वो हो गया हाइपरटोनिक। जब पापा गुस्सा करेंगे तो वो आप पे चिल्लाएंगे, वो हो गया हाइपोटोनिक। ठीक है। और जब घर में संडे हो और शांति का माहौल हो तो वो हो गया आइसोटोनिक। कोई भी आराम से सब बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, कोई झगड़े नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा वही है, हम आपको जिस तरीके से शुरुआत किए थे वैसे ही बताएंगे। हाइपरटोनिक देखते बच्चा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या बताया था मैंने कि मीडियम जो है ना उसके पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। आप देखो यहाँ पे मीडियम क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। और मीडियम देखो, फिर से एक छोटा सा फिगर बता देता हूँ, ये सराउंडिंग मीडियम है बाहर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये तो आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई टू लो जाएगा, तो मीडियम के पास क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो हाइपरटोनिक हो गया। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि क्या सेल्स के अंदर लिक्विड का पासेस नहीं होता है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार हो गया तो पासेस नहीं होगा। लिक्विड जो है ना ये पासेस होता रहता है, ये इधर से इधर होता रहता है, लेकिन हाँ जितना वाटर चाहिए वो तो इतना ले लिया है, अब वो नहीं लेगा, तो जो भी आएगा उसको पास कर देगा, इधर से इधर होता चला जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, लिक्विड का अंदर बाहर सेल के होता रहता है, लेकिन हाँ जो इसको रिक्वायरमेंट था वो ले लिया तो वो हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने बुक्स में एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको किसके एग्जांपल्स मिलेंगे, तो क्या कहते हो, चना के एग्जांपल्स मिलेंगे, है ना, चना वाला पार्ट पे, कि चना जो आपका फूलता है सुबह सुबह, तो वो क्या हो जाता है, पहले चना लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जब उसको पानी में डुबोते हो, पानी में भिगोते हो, तो बाहर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। इसी तरीके से आप किशमिश का यूज़ करते हो, किशमिश को पानी में डालो तो किशमिश क्या होता है, सूख जाता है, तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है, लेकिन जैसे डालते हो उसको पानी में, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, था हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पानी किशमिश से आर पार नहीं होता है, वो हमेशा होता रहता है, लेकिन चूंकि वो अपना जो शेप है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो ले चुका है, तो अब ऑलरेडी एक्स्ट्रा पानी को वो अपने अंदर नहीं रख सकता, इसलिए पानी तो पासेस होते रहेंगे, वाटर तो पासेस होते रहेंगे, बट वो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता रहेगा। ठीक है। तो वही बोला गया है कि वाटर क्रॉसेस हमेशा तो होते रहेंगे, बोथ द डायरेक्शंस, है ना, बट वो और पानी को अपने अंदर नहीं रख सकता है, क्योंकि जितना उसका रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुका है। सेम चीज़ बच्चा हाइपोटोनिक केस में, कि मीडियम क्या है, लो है अभी, और आपका जो सेल है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, रिलीज करेगा वाटर को। ठीक है। वो हो गया क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है। इसमें देखो, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड लिंकिंग टू स्वेल अप। ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्वेल अप करेगा, पानी को बाहर की तरफ निकालेगा। आइसोटोनिक में देखो, मीडियम एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बराबर बराबर है, बैलेंस करके रखा हुआ है, लेकिन वाटर क्रॉसेस होता रहेगा हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। दोनों साइड से, इस साइड से भी होता रहेगा और इस साइड से भी, बोथ द साइड्स, मगर जो उसका कैपेबिलिटी है वो तो पहले ही अचीव कर चुका है। आई होप हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, है ना, और हाइपोटोनिक आपको क्लियर हुआ हो अच्छे से। ठीक है। अब आगे चलते बच्चा, अब आते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन पे। जिस ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, जिस ऑर्गेनल्स को लेके आपके मन में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है, वो हर एक चीज़ों को यहाँ पे पूरी तरीके से, जो मेन जो पार्ट हैं आपके, वो सभी क्लियर कर जाएगा। अब आते हैं बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो समझते हैं अब इसको तरीके से। ये फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये आपका सेल हो गया, और इस सेल के बाहर, इस सेल के आपके, हाँ ये सेल हो गया। सेल के बाहर ये जो बनाया गया है ब्लू कलर का,
ये क्या हो गया बच्चा, ये आपका मेम्ब्रेन हो गया, है ना। और ये पता है आपको, ये जो मेम्ब्रेन है इसी को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर जो प्रेजेंट मेम्ब्रेन है इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम बच्चा क्या होता है आपको पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चा, ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन है, इसको नाम दिया गया है एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब किसी भी चीज़ को ये बहुत ही सिलेक्टेड करके अंदर और बाहर जाने देता है, चुन चुन के, हर एक चीज़ों को नहीं जाने देगा, चुन के कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। दिस इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मेन काम इसका सिलेक्शन करके चीज़ों को अंदर बाहर जाने देता है, ठीक है। अब ये जो है आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों मिलेगा, लेकिन ये आउटर मोस्ट कवर है, ये आउटर मोस्ट कवर है किस में, तो एनिमल में। ये आउटर मोस्ट कवर किस में है, आउटर मोस्ट कवर इन एनिमल, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया आपको। तो यही चीज़ लिखा गया यहाँ पे कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आप देख लो बाहर है, तो ये बेसिकली इसका क्या मेन और एक फंक्शन हो जाएगा कि ये सेपरेट करता है, सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। क्लियर बच्चा, आप देख सकते हो क्योंकि वो कवर है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करेगा, साथ ही क्या करेगा, बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर बाहर जाने देगा, तो इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये क्या करता है, सेपरेट करता है। मैंने हर एक चीज़ को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है आपके नोट्स में, तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लो, हर एक चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, अलाउज करता है कि किसको अंदर जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो वही करता है, परमिट देता है वो कि आपको एंट्री लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। वो कुछ मटेरियल को अंदर जाने देता है मगर कुछ को मटेरियल को बाहर में ही रख देता है, बोलता नहीं जाना होगा आपको, ठीक है। ये क्या करता है, मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, सेम चीज़ यहाँ रखा गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल करते हैं। ये मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया बच्चा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा गया है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो बच्चा, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा गया, क्योंकि हर एक चीज़ों को, हर एक मटेरियल को वो अंदर सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चा कि ये जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा को P4 क्या हो जाएगा बताओ आप, P4 प्रोटीन एंड द L4 लिपिड्स। तो प्लाज्मा का जो फॉर्मेशंस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, ये प्रोटीन एंड लिपिड से होता है। अब इनको प्रोटीन एंड लिपिड कहाँ से मिलता है बच्चा, वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे, जब एक दो टॉपिक, जब हम लोग रफ मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे होंगे तब। तो बेसिकली इनका जो फॉर्मेशंस होता है, ये जो बनता है, ये किससे बनता है, प्रोटीन एंड लिपिड से बनता है। तो क्लियर हो गया बच्चा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि आखिर प्रॉपर्टीज़ में है क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है, चूँकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसी एनिमल सेल का, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। अब चूँकि प्रोटीन एंड लिपिड से बना है ऑलरेडी जानते हैं, तो ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, एनिमल सेल्स का पार्ट है ना, और एनिमल सेल के आउटर मोस्ट का पार्ट है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट है इसमें। तो ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहाँ हेल्प करता है वो समझते हैं। तो किसी भी फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर इनगल्फ करने का, क्या जाने हम लोग कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो चीज़ों को चुन के अंदर और बाहर जाने देता है। लेकिन फूड पार्टिकल्स का भी तो रिक्वायरमेंट है, तो फूड पार्टिकल्स भी इसके अंदर जाएंगे, बहुत ही छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट में जाएंगे, तो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ किया जाता है। और इस फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने का फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसी को कहा जाता है बच्चा इंडोसाइटोसिस। इसको क्या कहा जाता है, तो इंडोसाइटोसिस, ठीक है। अम्बीबा जो आपका है, अम्बीबा इसी प्रोसेस के थ्रू फूड को एक्वायर करती है। अब आप समझोगे बच्चा अम्बीबा एक्वायर कैसे करती है, तो आपको पता है कि अम्बीबा का शेप जो होता है इर्रेगुलर शेप होता है।
तो वो क्या करती है, एक सूडोपोडिया बनाती है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, या फिर को अपने एक्सटर्नल लेयर को स्ट्रेच करके क्या बनाती है, तो सूडोपोडिया बनाती है। तो दिस वन इज़ द सूडोपोडिया। ये जो आपका है बच्चा वो क्या है, सूडोपोडिया है ना। तो क्या बनाती है बच्चा, सूडोपोडिया बनाती है और फिर इसको इनगल्फ करती है, वैक्यूल्स में लेके जाती है। इनके अंदर भी वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स में डाइजेशन का प्रोसेस करती है और फिर उसी वैक्यूल्स के थ्रू से अपने जो एक्सटर्नल मसल्स को ना स्ट्रेच करके एक्सक्रेट कर देती है। ठीक है, तो ये इनके फ्लेक्सिबिलिटी का इसको बेनिफिट मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण फूड को इनगल्फ कर पाती है और इनगल्फ करने के प्रोसेस को, फूड इनगल्फ करने के प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा कि इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो चीज़ों को वैसे भी ये क्या करती है, सेलेक्टिवली अंदर बाहर जाने देती है ना। इसका मेन काम होता है परमिट देना कि भाई किसको अंदर जाना है, किसको बाहर रहना है। ठीक है, ये देखो फिर वही चीज़ लिखना है आपको, तो कुछ ज़्यादा नहीं। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये बेसिकली मूवमेंट को, किसी अदर पार्टिकल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट करती है अपने अंदर आने से। ठीक है बच्चा, तो दीज आर द थिंग जो आपको समझने हैं। अगले पार्ट में मैं आपको सेल वॉल समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देन हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के हैं उनके 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबको मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी पीछे से कर दूंगा। अगर आपको इस चैप्टर में चीज़ें समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आओ, मेरे को बताओ कि हाँ चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर मैं इसके अगले पार्ट को लाऊँगा। आई होप कि चीज़ें आपको पसंद हो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ अगर मैं कर देना चाहूँ तो मैं फिर से कर सकता हूँ थोड़े से, कि बेसिकली जो जिनके टाइप होते हैं प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स में, इनके डिफरेंसेस को आपको देखना है। और डिफरेंसेस बहुत मुश्किल नहीं है, हर एक चीज़ को 1 बाय 1 मैंने आपको तोड़ के समझाया हुआ है, हर एक चीज़ को बताया हुआ है। एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस को देखना है ताकि समझ में ये आएगा कि एनिमल सेल्स में किस तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उनके। प्लांट सेल्स में क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। तो मैंने इनको भी एक एक करके हर एक चीज़ को ब्रेक करके समझाया है। फिर जो आपका बच्चा आएगा इन फिगर्स के बेसिस पे और आप डिफरेंसेस को समझ सकते हो बढ़िया तरीके से, तो आपको वो ध्यान में रखना है। फिर आपको आएंगे डिफ्यूज़न का प्रोसेस, तो गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूज़न कहलाता है सेल से। और फिर लिक्विड का एक्सचेंज सेल के थ्रू ऑस्मोसिस कहलाता है। आप याद कैसे रखोगे बच्चा, कन्फ्यूज़न कभी मत होना। डिफ्यूज़न तो वैसे भी आप केमिस्ट्री पढ़ने में ओ किस तरह से रखता है, तो वाटर के ड्रॉप की तरह लगता है। तो वाटर के ड्रॉप की तरह लगता है मतलब कि वाटर का अंदर और बाहर होना ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, इनमें ऑस्मोसिस में ही 3 तरीके का होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। याद कैसे रखोगे बच्चा, आप खुद हाइपर होते हो तो खुद सामने वाले को सुनाते हो तो हाइपरटोनिक हो गया। सामने वाला गुस्सा है तो आपको सुनाएगा, वो हाइपोटोनिक हो गया। और आइसोटोनिक क्या हो गया बच्चा, जब दोनों तरफ बैलेंस है, दोनों हंस खेल कूद रहा है। ठीक है, तो आइसोटोनिक वाली सिचुएशन है, तो ऑब्वियसली आपको बड़ी ही आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल्स इन एनिमल, है ना, वो आफ्टर मोस्ट कवरिंग होता है। ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है वो प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट रखने का काम करता है कंटेंट को, है ना। ये चीज़ें काम है इसका। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, सब चीज़ें हैं बच्चा। ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। फ्लेक्सिबल इन नेचर होने की वजह से फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर जाने जाता है, क्योंकि सेलेक्टिवली करता है ना, तो अंदर जाने जाता है। और जब फूड पार्टिकल्स को अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर जाने दिया जाता है, इसी प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। समझे, मेन चीज़ क्या होता है याद रखने का, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपकी लाइफ में जो सबसे पहला चीज़ ऑक्सीजन, दूसरा चीज़ वाटर एंड थर्ड चीज़ फूड। ये 3 चीज़ मिल गया ना, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, है ना। ऑक्सीजन, फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड, आप सरवाइव कर लोगे। ठीक है, तो वही जो इंड है ना, अंतिम इंड क्या है, फूड पाना। जो आपका लास्ट डिज़ायर है वो फूड पाना। आप जितनी भी मेहनत करते हो लास्ट डिज़ायर वही होता है, फूड पाना। ठीक है, तो वो क्या है, इंड है। तो इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर सबसे इंड काम क्या होगा, तो खाना को पहुंचाना, इंडोसाइटोसिस कहलाता है। याद हो जाएगा बच्चा। तो आपको हर एक चीज़ को, अब देखो इनके फंक्शन भी वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया। क्या करता है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करता है, फंक्शन है। ये क्या करता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो बेसिकली ये परमिट करता है कि किस चीज़ को अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग। कल हम लोग बच्चा सेल वॉल पढ़ेंगे और बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बताओ कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, और आपको समझ में आता है तो बताओ कि चीज़ें समझ में आ रही। तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो, है ना, एंड देन सब्सक्राइब करो अगर आपको और वीडियो चाहिए तो।
मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, सी यू, है ना। अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। बाय।